नमस्कार दोस्तों। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम फिर से जो हमारा एक सीरीज चल रहा था, गांधी जी एंड खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसमें हम लोग देख रहे थे प्रगति। भाई ये जो आंदोलन था उसका क्या प्रगति था, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा था। तो वो जो 3 पार्ट था उसको हम लोगों ने देख लिया था। आज जो इसका चौथा पार्ट है जिसमें हम कांग्रेस, गांधी जी और जो खिलाफत मूवमेंट है, कांग्रेस, गांधी और खिलाफत मूवमेंट, जो कि 1919 से 20 ईस्वी के बीच इन 3 पॉइंट पे, मतलब कांग्रेस, गांधी जी और खिलाफत, ये जो 3 पॉइंट है कि एक दूसरे से वो किस प्रकार से घुले मिले थे या किस प्रकार से वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो रहे थे, जुड़ रहे थे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। अब चूंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा था, क्लास में ये देखा था कि एक इतिहासकार थे M.R. बेग। उनका मानना था कि कांग्रेस और खिलाफत जो गठबंधन था वो सुविधाओं पर आधारित गठबंधन था। मतलब उनका कहना था कि एक तरफ जो कांग्रेस है वो जो सर्व इस्लामियत आंदोलन मुसलमानों के द्वारा जो चलाया जा रहा था, खलीफा के पद को पुनः स्थापित करने के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा था, तो गांधी जी को लगा कि ये सर्व इस्लामियत को सर्व भारतीयता के लिए जोड़ने का सबसे सुनहला अवसर है। मतलब भारत के राजनीतिक आंदोलन में इस्लाम के जो अनुयायी थे उनको जोड़ने का गांधी जी को ये सबसे अच्छा अवसर लगा, इसलिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया। तो दूसरी तरफ जो खिलाफत के लीडर्स थे उनको ऐसा लग रहा था कि सर्व इस्लामियत में सर्व भारतीयता को जोड़ने का ये सबसे अच्छा और सुनहला मौका था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो हमारा एक अपना धार्मिक आंदोलन है उसमें भारत का जो पूरा वर्ग है उसको किस तरीके से शामिल करवाया जाए ताकि अंग्रेजों पे ज्यादा दबाव बनाया जा सके और ब्रिटिश सरकार को मजबूर किया जा सके कि वो खलीफा के पद को पुनः स्थापित करे या खलीफा को ज्यादा से ज्यादा रियायत दे सके। तो यही कारण है कि M.R. बेग ने इस गठबंधन को एक सुविधा पे आधारित गठबंधन कहा है कि भाई दोनों जो लोग थे, मतलब एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ जो खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स थे वो, तो जो दोनों नेता थे उनको लग रहा था कि ये जो है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और यही कारण था कि ये जो दोनों लोग थे वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब यहां हम देखेंगे कि चूंकि जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा था कि जो खिलाफत मूवमेंट जो था वो उसको स्टार्टिंग करने का जो श्रेय है वो खास करके जो बंबई के धनाढ़ जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, और वो जो व्यापारी वर्ग के लोग थे उनमें से अधिकतर जो लोग थे वो मुसलमान थे, तो उन्होंने ही इस आंदोलन को स्टार्ट करवाया था, ऐसा हम लोगों ने पीछे देखा है। अब चूंकि जो खिलाफत मूवमेंट है उसमें भी 2 विचारधारा के लोग थे। एक विचारधारा के जो लोग थे जिनको नरम दलीय कहा जाता है, जिसमें सेंट्रल खिलाफत कमेटी था, और इसमें खास करके वही जो बंबई के धनाढ़ व्यापारी लोग थे, धनाढ़ व्यापारी मुस्लिम लोग थे, जिसमें चोटानी जो है वो व्यापारी, एक बहुत बड़े व्यापारी उस समय के हुआ करते थे, तो इन्हीं के जैसे जो बड़े बड़े जो व्यापारी लोग थे धनाढ़, उन लोगों का संरक्षण प्राप्त था। और ये जो लोग थे वो एक तरीके से नरम विचार को अपनाने वाले लोग थे। मतलब जन ये चाहते थे कि भाई सरकार को
प्रस्ताव दिया जाए, सरकार को सुझाव दिया जाए, सरकार के पास अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा जाए, वहां जाके मांग किया जाए, उनसे बातचीत किया जाए और इस तरीके से सरकार पे प्रेशर बनाया जाए ताकि वो हमारी बातों को माने। जबकि दूसरी तरफ एक जुझारू वर्ग था जो जिसमें खास करके निम्न मध्यम वर्ग के पत्रकार और उलेमा लोग शामिल थे और इन लोगों को का ऐसा मानना था कि अंग्रेजों के प्रति एक आंदोलन किया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, विदेशी जो सामान है उसको बहिष्कार किया जाए और इस तरीके से अंग्रेजों पे एक प्रेशर डाला जाए, ज्यादा प्रेशर डाला जाए, जन आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों पे प्रेशर डाला जाए। तो इस तरीके से जो खिलाफत आंदोलन के लीडर्स थे वो भी दो भागों में बटे हुए थे। बाद में जब हम लोग देखते हैं कि जब 1920 में अली बंधु को अंग्रेजों के द्वारा रिहा कर दिया जाता है तो अली बंधु के नेतृत्व में ये जो आंदोलन है वो और तीव्रता से आगे बढ़ता है और ये जो अली बंधु थे वो यही जो जुझारू वर्ग के लोग थे उनको प्रतिनिधित्व करते थे, उनको प्रतिनिधित्व देते थे या उनको वो सपोर्ट करते थे। तो बाद में जब उनको आजाद किया गया तो ये आंदोलन जो है वो और तीव्रता से आगे बढ़ा। एक इतिहासकार है जिनका नाम है जूडिथ ब्राउन। जूडिथ ब्राउन का ऐसा मानना है कि गांधी जी की मध्यस्थता की भूमिका थी। मतलब स्टार्टिंग में जो गांधी जी थे वो खिलाफत कमेटी का ये जो दो विचारधारा था, एक जुझारू और एक जो नरम दलीय लोग थे, तो इनके बीच ये एक तरीके से मध्यस्थता की काम कर रहे थे। गांधी जी जो थे वो दोनों के बीच एक कड़ी का काम कर रहे थे और उस समय तक ये जो खिलाफत लीडर्स थे वो भी गांधी जी को का ये जो लीडरशिप है उसको स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि भारत में एक बड़ा जन आंदोलन चलाने के लिए कोई हिंदू जो राजनीतिक लोग है या कोई वैसा व्यक्ति जिसका कांग्रेस में अच्छा पैठ है तो उसको अपने पक्ष में रखना जरूरी था, क्योंकि वो जानते थे कि बिना हिंदुओं को अपने पक्ष में लिए भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है। क्योंकि जब आंदोलन का बात होगा तो उसमें सरकारी पद को छोड़ना, असेंबली का बहिष्कार करना, जिसमें ज्यादा संख्या जो था वो भारतीयों का था। इसलिए अभी तक ये जो लोग थे वो गांधी जी की मध्यस्थता को स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि इनको लगता था कि भाई गांधी जी जो हैं वो हमारे दोनों तरीके से वो काम आएंगे। अब आगे क्या होता है, कहता है कि जो खिलाफत लीडर थे वो बहुत ज्यादा उत्सुक थे, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वो बहुत ज्यादा उत्सुक थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि बिना हिंदुओं के साथ मेल मिलाप किए हमारा ये खिलाफत मूवमेंट है वो सफल नहीं हो सकता है। और इसके कारण दिसंबर 1919 में मुस्लिम लीग का जो एक अधिवेशन होता है तो मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और उस प्रस्ताव में बकरीद पर गोकुशी न करने का आह्वान किया जाता है। मतलब कि जो खिलाफत लीडर थे वो अपने मुस्लिम भाइयों से ये अपील करते हैं कि भाई बकरीद में गोकुशी आप ना करें, ताकि इससे जो हिंदू लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े और उनको लगे कि भाई ये जो मुसलमान लोग हैं वो तो हमारी धार्मिक भावनाओं का बड़ा ख्याल रख रहे हैं, इसलिए जब उनका धार्मिक भावना का बात है तो हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि ये जो गोकुशी ना करने का ये जो आह्वान था वो कुछ ही समय के लिए था, बाद में फिर ये जो गोकुशी है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ चूंकि उनको अपने साथ जोड़ना था, कांग्रेस को अपने साथ जोड़ना था, भारत का जो एक बहुत बड़ा वर्ग था उसको अपने साथ जोड़ना था, इसलिए मुस्लिम लीग के एक प्रस्ताव में ये प्रस्ताव मुस्लिम लीग का जो एक प्रस्ताव था उसमें ये घोषणा की गई, जहां पे आह्वान किया गया मुस्लिम लोगों से कि भाई बकरीद
में आप जो है वो गोकुशी ना करें। फिर मई 1920 तक गांधी जी का बंबई समूह का पक्षधर होना, मतलब मई 1920 ईस्वी तक गांधी जी जो थे वो बंबई समूह के जो लोग थे उनके पक्षधर थे। बंबई समूह के लोग जो थे वो किस तरीके के लोग थे, तो वो नरम दलीय लोग थे, जो कि सरकार को याचिका देने, सरकार के पास अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने, अपना डिमांड रखने, इन सारी चीजों में विश्वास करते थे। तो गांधी जी उनके पक्षधर थे, क्योंकि गांधी जी तो वैसे भी मतलब नरम दल के ये सपोर्टर थे, नरम दल को ही ज्यादा ये सपोर्ट करते थे। नवंबर 1919 तक खिलाफत कांग्रेस ने हजरत मोहानी के प्रस्ताव का विरोध किया। अब इस बात का पता इससे चलता है कि नवंबर 1919 में कांग्रेस खिलाफत में एक हजरत मोहानी लीडर्स थे, जिन्होंने ये सुझाव दिया, जिन्होंने प्रस्ताव रखा कि भाई अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया जाए। लेकिन गांधी जी ने उनके इस प्रस्ताव का विरोध किया, और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि ये जो नरम दलीय खिलाफत के लोग हैं उनको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि उस समय तक बंबई में जो अधिकतर व्यापारी वर्ग के लोग थे वो मुस्लिम थे, और ये जो मुस्लिम लोग थे वो इंग्लैंड से वस्तुओं का आयात करते थे। कुछ लोग जो थे वो खुदरा व्यापारी थे। तो अगर अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार का प्रस्ताव पास हो जाता तो इससे ये जो नरम दलीय लोग थे उनके व्यापार को ज्यादा नुकसान होता, उनका व्यापार प्रभावित होता। और चूंकि हम लोगों ने देखा है कि स्टार्टिंग में इन्हीं लोगों ने व्यापार को लीड किया था, इन्हीं लोगों ने आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था, और गांधी जी का झुकाव भी इनके पक्ष में ही था। इसलिए गांधी जी ने हजरत मोहानी के इस प्रस्ताव का विरोध किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। और गांधी जी के विरोध के बाद ये जो उनका प्रस्ताव था उनको रोक देना पड़ा, और गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि अभी नहीं, अभी जो है हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ना करेंगे, ताकि ये जो नरम दलीय जो लोग हैं उनका एक तरीके से उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। फिर 14 मई 1920 को एक परिवर्तन का बिंदु आता है। स्टार्टिंग में तो गांधी जी नरम दलीय लोगों के प्रति अपना झुकाव रखते थे, लेकिन 14 मई 1920 को जब तुर्की के साथ जो शांति प्रस्ताव था उसकी घोषणा कर दी जाती है, मतलब सेबर की संधि का जो शर्त है उसको जब सामने रख दिया जाता है, तो अब ये जो आंदोलन था वो रुकने वाला नहीं था। मतलब अब ये जो आंदोलन था उसको खास करके जो उलेमा लोग थे उन्होंने हाईजैक कर लिया था। और ये जो उलेमा लोग थे उनका उस समय का जो सिंध का प्रांत था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का जो सिंध का प्रांत था, यूपी का पार्ट था, बंगाल का पार्ट था, मालाबार का पार्ट था, वहां पे इनका बड़ा प्रभुत्व था, और इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स भी वहां पे थे। इसलिए अब विवश होकर जो सारे लोग थे उनको आंदोलन को तीव्र करने का जो स्टेप है उसमें इनको अपना सहभागिता देना पड़ा। फिर हम देखते हैं कि इसी समय 29 मई को हंटर आयोग का रिपोर्ट आता है। अब ये जो हंटर आयोग है वो पंजाब में जो उपद्रव हुआ था तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट, सरकार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया, और ये जो रिपोर्ट आया वो भी जो भारतीय लोग थे उनको लग रहा था कि इसमें शायद भारतीयों के प्रति कुछ अंग्रेजी सरकार नरमपन दिखाएगा, या अंग्रेजी सरकार ने जो भारतीयों के साथ किया है शायद उसके लिए वो कुछ पश्चाताप करेगा, अपना गलती मानेगा। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए गांधी जी गुस्सा होकर चिढ़ते हुए इस आयोग का जो रिपोर्ट आया उसको पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती का नाम दिया। मतलब इनका कहना था कि भाई सरकार जो है वो हर एक पन्ना में सरकार का निर्लजता झलकता है, और वो किस तरीके से इस मामला का लीपापोती कर रहा है वो झलकता है।
ऐसा गांधी जी ने कहा इस प्रस्ताव के बारे में। जो कौन था, तो हंटर आयोग का जो रिपोर्ट आया था, मतलब हंटर आयोग का जो रिपोर्ट था उसके बारे में गांधी जी ने इस तरीके का विचार व्यक्त किया था। इसके साथ चूंकि ये सारा सिस्टम चल रहा था, अब यहाँ पे इसके पहले अंग्रेजों ने इंडेमनिटी एक्ट एक पास किया था, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो उनके अपने अधिकारी थे उनको संरक्षित करने का प्रयास किया गया था, उनको सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था। और इसी एक्ट के द्वारा जो जनरल डायर पे इल्जाम लगा था कि उसने जलियांवाला बाग में नरसंहार किया है, उसे इस इल्जाम से बरी कर दिया जाता है। तो लोग जो थे वो और गुस्सा हो गए। इसके साथ साथ हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनरल ने डायर के निंदा प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। मतलब ब्रिटेन में भी एक प्रस्ताव आया जनरल डायर के खिलाफ कि भाई जनरल डायर की निंदा की जाए, लेकिन वहां का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है, वो इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, पारित ही नहीं करने देता है। अब ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत में जिस तरीके से राज्यसभा है उसी तरीके से इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स उस समय हुआ करता था, जो कि जिनके अधिकार जो थे वो भारत के राज्य सभा जो है उसके ही अनुकूल था। मतलब उनके पास कानून बनाने या सरकार को बदलने का तो पावर नहीं था, लेकिन किसी प्रस्ताव को देखने का, निंदा प्रस्ताव पर विचार करने का, या सरकार किस तरीके से काम कर रहा है, उनका उनका जो नीति है वो सही है कि गलत है, तो उस पर विचार करने का उसको अधिकार था। एक तरीके से कह सकते हैं कि वहां का जैसे राज्यसभा भारत का उच्च सदन है, वैसे ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो था वो इंग्लैंड का उच्च सदन था। तो वहां पे जनरल डायर के खिलाफ जो प्रस्ताव आता है उस प्रस्ताव को वहां अस्वीकार कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो सारा का सारा मामला था जिसने गांधी जी को नरम दल के तरफ से जो जुझारू लोग थे, या जिसको जुझारू या आप इसको गरम दल भी कह सकते हैं, या इसको आप गरम दल भी कह सकते हैं। जिस तरीके से हम देखेंगे आगे कि कांग्रेस में भी नरम दल और गरम दल में कांग्रेस डिवाइड हो जाता है, तो उसी तरीके से ये जो खिलाफत आंदोलन था उसमें जो एक नरम दल और एक गरम दल था, जिसमें स्टार्टिंग में गांधी जी नरम दल के पक्ष में ज्यादा ये झुके हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये सारी जो घटनाएं थी उन्होंने इसने धीरे धीरे गांधी जी को उस नरम दल की तरफ से इस गरम दल की तरफ शिफ्ट किया। मतलब अब गांधी जी को भी लगने लगा कि भाई इस तरीके से काम नहीं चलेगा, अब आंदोलन जो है उसको तीव्र करना जरूरी है, आंदोलन को आगे बढ़ाना जरूरी है। और अगर इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो जो जन सामान्य है ऐसा ना हो कि वो खुद आंदोलन को अपने हाथों में ले ले। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ जो कांग्रेस, खिलाफत और ये जो गांधी जी हैं उनका किस तरीके का रिएक्शन होता है, किस तरीके से वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, या उनका किस तरीके से इस आंदोलन में भूमिका होता है। अभी इनकी जो भूमिकाएं हैं उनके बारे में और भी हम पढ़ेंगे, और भी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है और इनके बारे में और विस्तृत तरीके से देखेंगे, जिसमें गांधी, खिलाफत और कांग्रेस का किस तरीके का एक तरीके से कह सकते हैं कि इनका सिस्टम था, या एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए थे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। अभी जो है हम लोग यहाँ तक समझते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। Yeah.